नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मौत के 8 महीने बाद जिंदा लौटा युवक, देखते पूरा गांव रह गया हैरान। उसे देखने आसपास के कई गांव के लोगों की उमड़ गई भीड़। दवा व्यवसायी के बेटे को अपराधियों ने मारी गोली, परिवार में दहशत के साथ मचा कोहराम। और घर के पास ही लीची के पेड़ पर एक युवक का लटका मिला शव, पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। पत्नी मुजफ्फरपुर कोर्ट में है वकील। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की मौत हो जाती है, उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। फिर 8 महीने बाद एक दिन परिवार के साथ पूरे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस युवक को सुपुत्र एक खाक कर दिया गया था, वह 8 महीने बाद सही सलामत अपने घर लौट आया। उसे जिंदा देख पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए हमारे सहयोगी आमिर की ये रिपोर्ट। जिस युवक की मौत के बाद उसके जनाजे का नमाज पढ़ा गया, उसके बाद उसे सुपुत्र खाक कर दिया गया। अचानक 8 महीने के बाद वो युवक अपने घर पहुंच जाता है। उसे जिंदा देख घर वालों के साथ साथ पूरा गांव दंग रह जाता है। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते कि मरा हुआ शख्स आखिर जिंदा कैसे हो गया। मामला मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के खनोरा तारसन गाँव की है। अब चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। तारसन गांव के रहने वाले मोहम्मद याकूब अंसारी का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद एहताब काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गया था। ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल चोर होने के शक में एक शख्स की पिटाई की गई। उसी चलते ट्रेन से यात्रियों ने फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। तभी एहताब के परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश जाकर शव शिनाख्त किया और बॉडी लेकर कब्रिस्तान में दफना दिया। इस घटना के बाद जीआरपी ने एहताब की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को जेल भी भेज दिया। एहताब के परिवार वालों का दावा था कि ये उसी का बेटा है। इतना ही नहीं, एहताब के इंतकाल के 40 दिनों के बाद चहारम भी कर दिया गया, लेकिन अचानक बुधवार की सुबह एहताब अपने घर पहुंच गया। उसे जिंदा देख घर के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एहताब को जिंदा होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। एहताब के वालिद याकूब अंसारी और मां शकीला बानो अपने बेटा को जिंदा देख काफी खुश है। आगे सुनिए हमारे सहयोगी आमिर को परिवार वालों ने क्या क्या बताया। मुजफ्फरपुर का एक युवक एहताब, जिसकी यूपी के शाहजहांपुर में हत्या कर दी गई थी, ट्रेन से फेंक के उसे हत्या कर दी गई थी। उस मामले में एक आरोपी अभी भी सलाखों के पीछे बंद है और जो एहताब है उसका डेड बॉडी को परिवार वालों ने सपुर्दे खाक कर दिया गया था, उनका मिट्टी में ज़िल कर दिया था। और अचानक एहताब है वो परिवार के पास आके खड़ा हो जाता है। सब लोग आश्चर्यजनक है कि आखिर में 6 महीना के बाद मरा हुआ व्यक्ति जिंदा आखिर में कैसे हो गया। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जो कि तुर्की थाना अंतर्गत तारसन चौक है, यहाँ आता है। यही वो लड़का है एहताब, देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि अचानक अपने परिवार के समक्ष आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम जिंदा हैं। हालांकि स्थिति अभी सही नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि शरीर के कई अंग में इनको चोट है, इस कारण से ये बोल नहीं पा रहा है। और जो सवाल है कि आखिर में परिवार वालों ने किनका मिट्टी में ज़िल कर दिया, उनसे हम बात करेंगे। उनके फादर हैं। क्या घटना हुई थी? घटना क्या हुई थी? कैसे क्या हुआ था? ट्रेन से फेंक दिया गया इसको जंगल में, तो जंगल में फेंक दिया था। एक आदमी और था हम सकल के, तो हम लोग के मोबाइल पर माने पता हुआ इंटरनेट पर, तो यहाँ से आधार कार्ड भी भेजे। वहाँ बॉडी के माने हम लोग यहाँ फिर अथी किया, तो यहाँ से हम लोग गए बोलेरो कह के माने शाहजहांपुर यूपी में, तो वहाँ के थाना अथी है इंचार्ज, वो हम लोग के बॉडी अथी सौंप के माने फिर अथी होता है गाड़ी
एम्बुलेंस करके कब्रिस्तान में ले गए। वहाँ के आते मस्जिद है मदरसा, उसमें के मौलाना गया, जनाना पढ़ाया, उसको उत्ते जाके मट्टी मिजिल किए। शिनाख्त जो क्या बेटे से चेहरा मिल रहा था आपका? जी सर। अच्छा, तो अचानक बेटा आपको लौट आया है? जी। 6 महीना के बाद क्या कहिएगा, खुशी है? जी खुशी है? बहुत खुशी है कि अब सोना भुतलाल मिल जाएगा तो वो से खुशी कौन होती है? पैसा कौन चीज होता है? अच्छा, पैसा लेके हम- चहलुम वगैरह चलिस्मा जो होता है वो भी कर लिए? सब चैलून चलिस्मा सब कर दिए ना, पूरा समाज से बहुत रुपया खर्चा हुआ, चंदा लोग दिया, आने जाने में चंदा दिए, चंदा दिया लोग, माने कोनो 500, कोनो 1000, कोनो 5000, कोनो 2000, कोनो 10,000, सब चंदा दिया, आरम्भ कर दिए, सब कर दिया। तो आज खुशी है ना? जी खुशी है। चलिए, माँ भी है, क्या नाम है आपका? हाँ, शकीला बानो। बेटा आ गया है आज? हाँ, बेटा आया, खुशखबरी की बात है। ट्रेन से गया, बेटा को धकेल दिया, कमाने गया था? कमाने गया था मेरे लड़का, धकेल के आया अंचगावक, सब मार फुड़ के फोड़ दिया। अभी उसको सब फूल अभी बात नहीं कर रहा है। आखिर में क्या मिट्टी करें? मिजिल किसका करवा दिए आप लोग? करा दिए, कहे के थी कि सब आपको लड़का मर गया, तो तख्ता उख्ता सब सामान खरीद को यहाँ से पैसा लेके कर्जा करके हम गए हुआ, मट्टी मजिल सब करवा उरवा के पैसा हमको 2 लाख 3 लाख खर्चा है जाने के लिए। अच्छा, बेटा लौट आया, खुश है? हाँ, बेटा चले आया, हम लोग खुश है। अभी से बताए, क्या बताए, बेटा हमको मिल गया, बहुत खुशबारी की बात है। तो बिल्कुल परिवार खुश है, एहताब भी है, हालांकि बात तो कर नहीं पा रहा, लेकिन इशारा से बताइए क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ? ट्रेन से फेंक दिया गया था? अच्छा, तो कहाँ थे इतना दिन से आप? आश्रम में था मेरा वहाँ दूसरी जगह रह रहे थे? आश्रम का दिया है, प्रॉपर्टी है बाबू। तो आखिर ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन और भी ग्रामीण लोग हैं। आप लोग भी आश्चर्य हैं, अचानक आ गया आई? आप आइए, आप आ जाइए। हाँ, हम लोग तो बाबू खूब खुश है से आ गए हैं। बच्चा हाँ, भले मारपीट से इसको सेहत खराब हो गया है, कुछ बोलता नहीं है, बाकी खुश है इस बात। गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसका चाहारम जिसका कर दिए वो लौट आया वापस? जी हाँ, ये तो बात है, पहली बार देखे है, सुने हैं, सब कुछ किए हैं। बड़ा अभी आश्चर्य में? जी बराबर, पूरे गांव आए हैं, देखे है इसका, कुछ बोले ही नहीं कर पाता है, तो हम क्या कहे भाई, लोग इनको क्या समझा भाई, समझे कुछ बोलता नहीं है बाबू, ये बात कुछ बोल नहीं रहा। जी जब आया, है ना बाबू? हाँ, इधर आइए। ब्रेंड में है, चोट ज्यादा है, मार का। एहताब जब आया तो आप लोग घबरा तो नहीं गए कि भूत प्रेत आ गया गाँव में? नहीं, ऐसा बात तो नहीं था। जो उसका भी भूत प्रेत होता है, उसका जो है परछाई नहीं होता है, पकड़ कर देखता है, बहुत किस्म के है। हल्ला हुआ जो पूरा जो आ गया है ना, आए देखे तो हम कहे जो वही है। ज्यादा दिक्कत है अगर किसी को आती है तो अभी तो जो है आपको आधार कार्ड फिंगर वाला है, जिसका फिंगर उसका। तो मिट्टी मिजिल किसका कर दिया था? जो वीडियो वायरल वहाँ से हुआ था ना, वो इसी को मार रहा था, इसी को मारा, मारने का जो है इसी को मार रहा था। लगता है जो इसको भी फेंका, इसके साथे कोई और रहा होगा, उसको भी फेंका तो कट गया वो, उस पूरा मैंने जो है डांड पर से कट गया था, और इसको फेंक दिया। तो इसको तो कोई मैंने जो अभी वीडियो आया है, वो जो है कोई आश्रम में ले गया साधु संत, वही रह रहा था, वही इसका इलाज किया जंगल में। आप लोग खुश है ना अब? हाँ, खुश है। अब इसके साथे था, मार रहा था, तो हम लोग के भी हुआ जो भाई मार रहा है, फेंक दिया तो उसी का लाश होगा। 4 दिन बाद जो है मैंने वहाँ से जो है वीडियो वायरल हुआ था, मारने के गिराने के 3 दिन बाद वीडियो वायरल हुआ था। तब लाश जो है गल गया था, वो तो पन्नी में बंद था, तो चेहरा वो नहीं देखा, कहा जो भाई वही है, इसलिए जो है उसका जो मिट्टी मिजिल कर दिया। तो एहताब का मिट्टी मिजिल हो चुका था, और 6 महीने के बाद अचानक वो घर आके खड़ा हो जाता है। पूरे गांव आश्चर्यजनक में है कि आखिर में मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कैसे हो गया। लेकिन जो कहानी है उस पर किसी और को शिनाख्त करके इन लोगों का परिवार वाले जो उनका मिट्टी मिजिल कर देते हैं, उनका दाह संस्कार कर देते हैं। और यह इतना ही तक नहीं, जो रस्म होता है मुस्लिम समुदाय में, चहलुम का जो रस्म होता है वो कर दिया जाता है 40 दिन के बाद, और मृत घोषित कर दिया। लेकिन अचानक एहताब आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है, परिवार में खुशी की लहर है। लेकिन अब यूपी पुलिस भी इनसे कंसल्ट कर रही है, और जिस हत्या के आरोप में एक व्यक्ति जेल में बंद है, उसे फिलहाल पुलिस छुड़ाने के कवायद शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर,
डे न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने मेडिसिन कारोबारी के पुत्र को गोली मार दी। गोली युवक के मुंह में जाकर जबड़े में फंस गई। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के नवादा की है। युवक की पहचान मोतीपुर के माधोपुर निवासी 25 वर्षीय प्रभात कुमार के रूप में हुई। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि जबड़े में गोली फंसी है, उसका इलाज चल रहा है। मोतीपुर पुलिस का कहना है कि घटना की छानबीन की जा रही है। परिजन के बयान के बाद कुछ मामला स्पष्ट हो पाएगा। भाई ने बताया कि प्रभात प्लाई कंपनी में काम करता है। पिता शिव शंकर प्रसाद मोतीपुर बस स्टैंड के पास दवा की दुकान चलाते हैं। प्रभात काम पर गया था। बाइक से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। बताया कि प्रभात की शादी हो चुकी है, उसका एक 3 साल का बेटा है। पत्नी अर्चना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। कोई अपराधी था, गोली मार दिया। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर पहुँच गए थे। देखे वहाँ गिरे हुए थे। दो चार आदमी था, 2-4 आदमी लोग थे। उसके बाद में गाड़ी बुलाए हैं, वहीं पे थे, पानापुर से गाड़ी बुलाया 4 चक्का लेके यहाँ कहाँ पर गोली लगा हुआ है? यहाँ पे लगा। क्या करते हैं? प्लाईवुड में काम करते हैं। कौन सी बाइक से थे क्या? बाइक से थे। बाइक उठा है कि नहीं? है। हाँ? बाइक है। बाइक है। क्या क्या नहीं है इनके पास? मतलब मोबाइल नहीं है सिर्फ। मोबाइल नहीं है। पैसा वैसा पर्स था। कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? घर पे आ रहे थे। कहाँ घर है? मोतीपुर में। अच्छा, तो क्या लग रहा है, लूटपाट किया गया है? लूटपाट इतना नहीं पता है। लूटपाट था कि लूटपाट होता तो बाइक की चिंता नहीं। मोबाइल ले लिया है? नहीं, मोबाइल लिया है। किसी से कोई आपसी दुश्मनी भी है? नहीं, दुश्मनी नहीं। एक बराबर सिटी का लोग खड़े देखे यहाँ पे। आपसी दुश्मनी नहीं है, हमको लगता नहीं। आपसी दुश्मनी नहीं किसी से? नहीं। भाई का क्या नाम है? प्रभात कुमार। क्या करते हैं? प्लाईवुड में काम करते हैं। कहाँ? पानापुर। घर कहाँ? मोतीपुर। कौन मोतीपुर? कौन गाँव? मोतीपुर बथना। बथना गाँव। कितना उम्र है इनका? 25 साल। शादीशुदा है? शादीशुदा। पुलिस को सूचना वगैरह दी है? क्या? पुलिस को सूचना दी? नहीं, हम तो यहाँ आ गए हैं लेकर। बहुत पता चल गया। मुजफ्फरपुर में एक युवक का शव लीची के पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सीहो गांव की है। मृतक की पहचान रंजीत कुमार के रूप में हुई है। घर से महज 100 मीटर की दूरी पर उसका शव बरामद हुआ है। वह ऑटो चलाया करता था। उसकी पत्नी प्रियंका कुमारी मुजफ्फरपुर कोर्ट में वकालत करती है। शव मिलने की खबर मिलते सकरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी बीच लोगों का आक्रोश बढ़ गया और लोग हंगामा करने लगे। हालांकि सकरा थाना की पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर आक्रोशितों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक मृतक के परिवार में हमेशा विवाद होता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम तो इसको 9:30 बजे में निकलते हुए देखे हैं घर से, लेकिन उसके बाद गया नहीं। सुबह में नहीं देखे। कहाँ 9:30 में देखे जाते हो? घर में से बताता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कुछ देखे ही नहीं। अभी जो निकली लाश भी गया है ना, उसके बाद हम आए हैं तो वही लाश से देखे। किसी पर शक लग रहा है? झगड़ा कभी पूर्व में हुआ हो? झगड़ा हुआ था तो उसका ससुरे में होता था, लेकिन चचेरा ससुर पर में। अच्छा, उसी से होता था। वही धमकी देता था। क्या कहता था? वही कहता था कि हम तुमको देख लेंगे। आज से 6 महीना पहले भी, मतलब कि 7 महीना पहले भी ठंडा में झगड़ा हुआ था तो मारा पीटे। उस टाइम में भी धमकी दिया। उस टाइम में भी प्रशासन गए हुए। शिकायत किए थे उस टाइम? वही लोग किया था। अच्छा, लड़का पुतो। किस चीज़ का धमकी देता था? धमकी देता था कि इस घर में काहे आता, उसका शादी लव है। अच्छा, इसके लिए लव मैरिज है। कितने बजे सुबह में घटना हुआ था? अब सुबह में हमको पता नहीं है कि कितना बजे हुआ। मारा हुआ तो मालूम हुआ कि दूरा पर है, लेकिन इस रास्ता में हमको मालूम नहीं पड़ा। हम तो भोर में निकल जाते हैं और वही सुबह में चाय दुकान पर मालूम सब हम। किस अवस्था में सब था वहाँ पे? वही फांसी लगा हुआ था, लटका हुआ था। वही तो लोग बताया कि जो लटका गर्दन में बांध करके टांगे। जानकारी मिला? अभी स्थानीय जो है कुछ लोगों के द्वारा हमें यहाँ से सूचना मिला था। किसी अज्ञात लोगों के द्वारा जो है बड़ी बेरहमी से जो है गले में फंदे लगा के और जो है मार दिया जाता है। अभी रंजीत राय जी के पिताजी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों से विवाद भी कुछ समय पहले हुआ था, जिसमें इन्होंने पुलिस कंप्लेन किया था और प्रशासन समय रहते हुए
उचित कार्रवाई किए हुआ होता तो आज मेरे ख्याल से रंजीत राय जी की आज हत्या नहीं होता। तो इसमें जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। आज आप देख सकते हैं 2 महीना एजाज हत्याकांड का हो गया और आज तक एक भी अभियुक्त जो है पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो इसमें पुलिस का बहुत बड़ा जो है इसमें लापरवाही कह सकते हैं। और इसको जो है ताड़ी दारू वाले पकड़ने वाले से जो ताड़ी पीने वाला है, जो शराब पीने वाला है, उसको तो 2 मिनट में जाके अरेस्ट करते हैं। और जो हत्यारा है, जो मुजरिम है, वो खुलेआम घूम रहा है। इसमें प्रशासन की लापरवाही है। 112 पे पटना के थ्रू कॉल आया था कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, CO वार्ड नंबर 3 नियर पटेल ढाबा। जैसे हम लोग खबर लगी, हम लोग दल बल के साथ 112 की टीम, दोनों 112 गाड़ियाँ जहांगीरपुर और सुजालपुर चौक अपने दल बल के साथ 3 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए। यहाँ आए तो घर वाले रोध हो रहे थे और उनका लाश उनके दरवाजे के सामने लटा हुआ था। फिर लीची बिहार में गए तो तौलिया से तौलिया लटक रहा था। पता किया तो परिजन बोले कि सर अभी हैंगिंग था, वो हालत में था। तो हम लोग खोल करके देखे कि जिंदा है, तो उसको हम बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो पहले ही मतलब डेथ कर चुका था। पदाधिकारी महोदय को बता दिया गया है। अभी छकर थाना प्रभारी महोदय आ रहे हैं और इसका लिखा पढ़ी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। क्या आशंका जताया जा रहा है, हत्या है कि क्या चीज़? ये तो जांच का विषय है। जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा और पोस्टमार्टम होने के बाद पता चल पाएगा कि क्या है। उनके घर वाले से पूछा गया है कि किसी को कुछ शक बताया जाए, तो अभी तो कोई बताया नहीं किसी को कुछ। मुजफ्फरपुर के कांटी में बीते दिनों प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुरुवार को पीड़ित परिवार के फतेहपुर स्थित आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने मृतक पवन श्रीवास्तव के परिजनों को सांत्वना देते हुए न्याय का भरोसा दिलाया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे। चिराग पासवान ने कहा कि जिस जंगल राज की दुहाई देकर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, आज उनके शासनकाल में महाजंगल का राज हो गया है। उनकी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार हो गई है। बिहार में लोग सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के मनोबल इतने ऊंचे हो गए हैं कि घर से बुलाकर गोली मार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को पूरे देश का भ्रमण करने के लिए समय है, पर पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने के लिए समय नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर पवन श्रीवास्तव जी को खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर, वो भी गोली तब तक मारते रहे जब तक अपराधी को इस बात का विश्वास नहीं हो गया कि वो उनका निधन हो गया है, वो मर गए हैं, तब तक उन पर वो गोली बरसाते रहे। ये अपने में दर्शाता है कितने निडर हैं अपराधी, कितनी बेखौफ हैं अपराधी, कितने खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए पूरा घटना चक्र। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूं, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी, माताजी, परिवार के तमाम सदस्य, पूरा घटना चक्र अगर आप देखें, घर से बुलाकर लेकर गए, किस तरीके से खुलेआम सबके सामने उनको गोली मारने का काम किया गया। ये अपने में बिहार की कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अगर इस तरीके से अपराधी बेलगाम हो जाएंगे, आज की तारीख में बताइए कौन सा दिन ऐसा है भैया जब बिहार के किसी ना किसी जिले में हत्याएं नहीं हो रही हैं। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने ही प्रदेश के लोगों से आकर मिले, पीड़ित परिवार से आकर मिले, उनके आंसू पोंछने का काम करें, 2 शब्द उनको सांत्वना के देने का काम करें। मुख्यमंत्री व्यस्त हैं कि भैया किस तरीके से वो विपक्षी एकता और अपने आप को प्रधानमंत्री कैसे बनाए। देश भर का भ्रमण करने की उनके पास फुर्सत है, पर अपने ही लोगों से आके मिलने की फुर्सत नहीं है। परिणाम स्वरूप बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि ना गृह मंत्री के पास फुर्सत है, ना प्रशासन को इस बात की चिंता है, और इसी की वजह से आए दिन बिहार में हत्या हो, अपहरण हो, लूटमार हो, डकैती हो, एक के बाद एक अपराध की ऐसी श्रृंखला यहाँ पे शुरू हो गई है। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो जंगल राज का विकल्प अपने आप को बताकर सत्ता में आए थे। आज बताइए भैया,
जंगल राज कब था, नहीं था, पर आज बताइए क्या ये महाजंगल राज नहीं है? जिस तरीके से अपराध आज की तारीख में चरम सीमा पर है, कानून का भय पूरी तरीके से समाप्त हो गया। घर का अकेला 22-23 आदमियों को खाने खिलाने वाला ये व्यक्ति। मुजफ्फरपुर के कांटी फतेहपुर निवासी पवन श्रीवास्तव की 2 दिन पहले पंडित पगड़ी गांव में जमीन नापी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कांग्रेस डेलीगेट के साथ गुरुवार को शोकाकुल परिवार से मिलकर संतावना दी। अरविंद कुमार मुकुल ने पुलिस प्रशासन से अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के पिता इंद्रभूषण श्रीवास्तव एवं परिवार के अन्य सदस्यों को दुख की घड़ी में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। कहा कि कांग्रेस पार्टी संकट के समय में इस परिवार के साथ खड़ी है। प्रतिनिधि मंडल में कौशल किशोर चौधरी, चंद्रशेखर सिंह, जावेद खान, मुजक्किर रहमान सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। पवन श्रीवास्तव की निर्मम हत्या कर दी गई। वह व्यापारी थे और एक साजिश के तहत ज़मीन पर बुलाकर परिजन, जो उनके पिताजी, उनके भाई यही कहे कि 20 लाख रुपया एक आदमी के यहाँ बाकी था, 9 लाख रुपया एक आदमी के यहाँ बाकी था और पैसा का ही तकादा कर रहे थे। ज़मीन नापी के बहाने इनको बुलाकर पेशेवर शूटर से जो है निर्मम हत्या करवाई गई है। नामजद अभियुक्त तो FIR किए हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करते हैं, अभी हम आरक्षी महानिरीक्षक तिरहुत प्रक्षेत्र महोदय से मिले हैं और सारी बातों की जानकारी दी है और गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि अविलंब जो भी नामजद अभियुक्त है सबको गिरफ्तारी हो, कुर्की हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसलिए कि आज मुजफ्फरपुर में अपराध चरम सीमा पर, डेली हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, माने कोई देखने वाला नहीं है। लैंड ऑर्डर एकदम बिगड़ गया है मुजफ्फरपुर का। ठीक है, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस विधि व्यवस्था से असंतोष व्यक्त करती है और हम वरीय आरक्षी अधीक्षक तिरहुत प्रक्षेत्र के महानिरीक्षक, आरक्षी महानिरीक्षक जी और तमाम लोगों से मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए और अविलंब पवन श्रीवास्तव के हमलावरों जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में जेल भरो आंदोलन चलाया। पार्टी के जिला सचिव राम किशोर झा ने केंद्र सरकार पर नाकामी एवं वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि लागत बढ़ने और फसलों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने से किसानों की स्थिति बदहाल हो गई है। मनरेगा आवास योजना, पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं में केंद्रीय आवंटन घटने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली से गरीबों को मिल रहे सस्ता अनाज को बंद कर दिए जाने से गरीबों की मुश्किलें बढ़ गई है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाला साबित हो रहा है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर सभी जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज हम लोगों का प्रदर्शन जो है जन सत्याग्रह है। हम लोग जेल जाने के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन जेल ले जाने से इनकार कर रही है। हम लोग गेट पर जद्दोजहद किए हैं। ये भारत सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल जो आम जनता के खिलाफ में हुआ है, जन विरोधी हुआ है, इस बात को हम लोग 1.5 महीना से 14 अप्रैल से 30 मई तक गांव-गांव में प्रचार प्रसार करके बताए हैं जनता को कि ये कैसी सरकार है और किसकी सरकार है। ये कॉरपोरेट पक्षी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने का नारा दिए हैं और उस नारा का पहला आयाम है आज जन सत्याग्रह। इसके बाद फिर हम लोग आगे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इसी बात के लिए आज जन सत्याग्रह करने हम जिला कलेक्टर पर आए हैं। क्या लग रहा है कि 2024 का क्या मुद्दा रहेगा? 2024 का मुद्दा रहेगा भाजपा हटाओ देश बचाओ। यही मुद्दा के साथ हम लोग उतरेंगे जैसे मैदान में। उनका तो मुद्दा रहता है मंदिर मस्जिद, तो उसको मंदिर रहता है, कैसे उसको? उनका मुद्दा मंदिर मस्जिद रहता है, उनका मुद्दा हिंदू मुसलमान रहता है, उनका मुद्दा भारत पाकिस्तान रहता है। जैसे 2019 के पहले वो समझ लिए थे कि जनता हमसे सवाल पूछ रही है, खोज रही है कि कहाँ गया काला धन।
कहाँ गया दोगुना कीमत किसानों का, कहाँ गया नौजवानों का 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी। तो उन्होंने क्या किया, पुलवामा अटैक करा दिया, सुनियोजित तरीका से पुलवामा अटैक करा दिया और जनता को हिंदू माने मुस्लिम करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके, और फिर से उन्होंने गद्दी पर आ गया। फिर इस तरह की योजना वो करेंगे, लेकिन इस बार जनता उनके सारे योजनाओं को बेनकाब कर देंगे। शाही लीची के बाद अब चाइना लीची पर भी संकट गहराने लगा है। तापमान अधिक होने से लीची का छिलका झुलसने लगा है। इस फीसदी से अधिक लीची का फल कट गया। इससे किसान और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। लीची के लिए विश्व विख्यात मुजफ्फरपुर के लीची किसान मौसम की मार से नुकसान में जा रहे हैं। कुछ किसान सुबह शाम पेड़ों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिए हैं। लीची उत्पादक गुड्डू ने बताया कि वर्षों बाद लीची की तुड़ाई से समय तापमान 40 के पार चला गया है। इससे शाही और चाइना दोनों किस्म की लीची प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि अब अगले सीजन से लीची के दाने लगने के बाद जिंक और बोरन दोनों से छिड़काव करनी होगी, तभी लीची का छिलका मजबूत हो सकता है और फटने का भय नहीं रहेगा। इसके साथ ही बगीचे के बाहर आम और जामुन के पेड़ लगाने से भी लीची के पौधे गर्मी से बच सकते हैं। गर्मी से नुकसान है, लीची जल गया, फट गया, ब्राउन हो गया, सारा नुकसान हो गया। शाही और चाइना दोनों में हुआ। कोई उपाय है? ये तो साइंटिस्ट लोग ही बता पाएंगे। अदर हम लोग क्या उपाय इसका खोज सकते हैं। कितने का नुकसान हुआ? लगभग आप जितने की खरीदारी की उससे 50% का नुकसान हुआ है। एकाएक हुआ है? एकाएक शुरू से ही चल रही थी तेज हवा, जिसके कारण बढ़ते ही चला गया। उसके वजह से और ज़्यादा नुकसान, बचाव के कोई राहत मिला ही नहीं, न कुछ कर सकते हैं। कितने सालों से कर रहे लीची का व्यवसाय? लीची का व्यवसाय मैं 2014 से कर रहा हूँ। नाम क्या हुआ? पादप प्रयोग विशेषज्ञता है हमारी। जैसा कि आपने पूछा कि लीची फट रही है या लीची में जलन की समस्या हो रही है, तो इस बार जो है थोड़ा सा जो है मौसम अनुकूल नहीं रहा है और टेम्परेचर जो है जनरली इतना ज़्यादा हाई नहीं जाता था। अभी 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो रही है। तो इस कंडीशन में अभी तो देखिए शाही लीची तो टूट चुकी है, लगभग ख़त्म हो रही है। बची हुई चाइना लीची में आप कुछ प्रबंधन अभी कर सकते हैं, जो आप कुछ किसान इसको कर पाएंगे। एक तो यह है कि नमी जो है ज़मीन में अच्छी बनी रहनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो पौधों की जो मिड हाइट है, मध्य ऊंचाई में जो छत्रक है, उसमें जो है नमी बनाए रखने की ज़रूरत है। उसके लिए एक स्प्रिंकलर इरिगेशन आती है, स्प्रिंकलर चला सकते हैं। स्प्रिंकलर से पानी जो है शाम में आप चलाइए तो नमी बनी रहेगी। उससे जो है फल फटेंगे नहीं और जलन भी नहीं होगी। दूसरा एक और आता है जिसमें को रेन गन बोलते हैं। तो बड़े फार्मर्स जो है रेन गन लगवा सकते हैं, जो कि आगे जो है आगे का जो क्रॉप होगी उसमें जो है अच्छा काम आएंगे। तो रेन गन से भी जो अगर लगाते हैं तो पानी जो है छत्रक पर पड़ता है और फलों पर पड़ता है, तो फल की साइज़ भी ठीक रहती है और फल फटती नहीं है और फटने की समस्या भी नहीं आती और जलन भी नहीं होती। तो ये तो यह है कि प्रबंधन की एक मुख्य प्रक्रिया है जिसको करने की ज़रूरत है समय रहते हुए। दूसरी एक चीज़ जो जिन लोगों ने किया होगा, एक बोरॉन एक करके एक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, बोरॉन का स्प्रे करने से जो है फल के छिलके जो है थोड़ा मजबूत होते हैं और फटते नहीं हैं। और बोरॉन का जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जो घुलनशील बोरॉन होता है, जैसे सॉल्यूबोर है या और कोई कंपनी की, इस तरह के जो है बोरॉन का हम स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। और इसको जो है 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। मोतीपुर नगर परिषद चुनाव में सभापति पद की उम्मीदवार अनीता गुप्ता ने सभापति पद के दूसरे उम्मीदवार राघवेंद्र राघव पर अपने समर्थकों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने सहित लग्जरी कार छीनने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस और झगड़े का वीडियो फुटेज जारी करते हुए अनीता गुप्ता ने पत्रकारों के बताया कि हमारी लोकप्रियता से घबराकर सभापति पद के उम्मीदवार राघवेंद्र राघव और उनके समर्थकों ने हमारे पति सहित समर्थकों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की है। साथ ही टुकड़े टुकड़े काट कर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बुधवार की रात रतनपुरा के पास राघवेंद्र राघव के समर्थकों ने हमारे पति और दामाद सहित कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करके गाड़ी की चाबी छीन ली। इस मामले में मोतीपुर थाने में राघवेंद्र राघव और उनके समर्थकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं राघवेंद्र राघव ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है।
उनके नाम पर वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो दलित समाज के जो वर्ग के जो मतलब कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुम नीच जाति का है, हाँ तुम नीच टोला का है। आज सरकार इस चीज़ को नहीं मानते तो आप मानने वाले होते कौन हैं? इसके पहले भी आपको धमकी किया किसी तरह की कोई बात आई हाँ, क्या? हाँ, इससे पहले भी मुझे मिली थी। मेरे विरोध में बहुत कुछ बोला गया था, उस समय भी हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। लेकिन इस बार हो गया अत्याचार। 3 दिन से मेरे साथ एकदम हाथ धो के वो लोग पीछे पड़ा हुआ है। मार काट करने की भी बात की गई है कल रात में, कि कहाँ पे हुआ और किसके द्वारा किया गया? राघवेंद्र जी के मतलब उनके कार्यकर्ता सब किए। मेरे आदमी को, मेरे दामाद को कॉलर पकड़ा गया, मेरे पति को भी मारने पीटने का धमकाया गया। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची, बहुत बहसा बहसी हुआ, हाथापाई भी हुआ वहाँ। गाड़ी का चाबी छीना गया, गाड़ी का चाबी अभी भी उन्हीं के पास है। मतलब बहुत सारा धमकाया गया। वो बोल रहे हैं कि वो ये बात भी बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ की जो बनिया वर्ग की जो समाज की जो है उन सबको कुट्टी कुट्टी पीस पीस काट के मैं रख दूंगा। कौन बोल रहा है बात? ये राघवेंद्र जी और उसके समर्थक दोनों मिलकर। सबसे पहले मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि जो भी विवाद हुआ उस विवाद का हिस्सा मैं था ही नहीं। मैं तो सभापति उम्मीदवार उमेश शाह के घर पे उनके बेटी के शादी का भोज खा रहा था। मुझे तो जानकारी भी नहीं था। मुझे जानकारी जो आईओ हैं राजेश राम, उनके द्वारा मिला। तो ये सरासर गलत आरोप है। और इसमें आप देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा, तो वो जानबूझ के मोतीपुर की राजनीति, जिसमें कि जात पात खत्म हो चुका है, अभी के जो माहौल है मोतीपुर नगर को भटकाने के लिए एक जातीय रंग देने की कोशिश की है। किसी ने कुछ वैसा नहीं कहा है और उसका कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो पोस्ट किया है और उसको मेरे समर्थकों ने सबने सुना है। कहीं पे किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है। इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैं कुमार राघवेंद्र राघव मोतीपुर से जात पात का जो राजनीति है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे जो समर्थक है हर एक समुदाय हर एक जात में है और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मैं किसी एक जात के वोट पे। शुक्रवार 9 जून को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद की होने वाली चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर पानी और छांव की व्यवस्था रहेगी। दर्शकों को बता दें कि मोतीपुर नगर परिषद के सभापति और उप सभापति पद के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 16 वार्डों के लिए कुल 128 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 28,039 मतदाता अपने लिए सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षदों का चुनाव करेंगे। चुनाव के लिए कुल 44 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मोतीपुर को 4 जोन में बांटा है। कुल 8 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए एक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं बरुराज नगर पंचायत के वार्ड 9 में हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 909 मतदाता अपने लिए वार्ड पार्षद का चुनाव करेंगे। बीडीओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर करें। हाँ, आपको जैसा मालूम है कि मोतीपुर नगर परिषद का चुनाव कल 9 तारीख को है। आज पार्टी डिस्पैच था और सभी तैयारियां चाक चौबंद ढंग से पूरी कर ली गई। कितने बूथ हैं और मतदाता कितने हैं? 26 टोटल वार्ड हैं, जिनमें कुल 44 मतदान केंद्र है। और मतदाताओं को क्या क्या सुविधा है? देखिए, बूथ्स पर जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड की गई। पानी, बिजली, रैंप, सारी चीज़ें हैं। सेट्स की व्यवस्था की गई है। गर्मी बहुत है। पिंक बूथ का? हाँ, मध्य विद्यालय मोतीपुर में पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है, जहाँ सारा कार्य मतदान संबंधी कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, महिला कर्मियों के द्वारा। इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना की गई है मध्य विद्यालय 60 नंबर मोतीपुर में। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? सुरक्षा बहुत चाक चौबंद। आप पहले भी देख चुके हैं चुनावों में कि मोतीपुर में व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। हर एक बूथ्स पर फोर्सेस हैं, मोबाइल फोर्सेस की व्यवस्था है। और इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स सब लोग तैनात हैं। मतदाताओं से क्या अपील करिएगा मतदान को लेकर? मतदाताओं से अपील है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सवेर में ही निकले एकदम मतदान करने के लिए। सवेर में एकदम सुबह मतदान करने के लिए निकले और एकदम शांतिपूर्ण मतदान करें
और भयमुक्त होकर मतदान करें। मतदाताओं के लिए बूथ पर क्या सुविधा है गर्मी के पे पीने की पानी की व्यवस्था, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है, सेट की व्यवस्था है, और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए रैंप की, विकलांग हैं उनके लिए रैंप की व्यवस्था है। मतदान का समय क्या क्या होगा उनके लिए अलग से? मतदान की व्यवस्था सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। मुजफ्फरपुर में एक 5वीं क्लास के छात्र को पड़ोसी ने बर्बरता से पिटाई कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज गोविंदपुरी मोहल्ले की है। घायल छात्र नोमान अख्तर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उसके सर और शरीर में गंभीर चोटें आई है। शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद मोहल्ले में तनावपूर्ण माहौल है। नोमान ने बताया कि घर के पास बांस लगा हुआ है, वह बांस फांदकर घर चला गया। इसके बाद पड़ोस के 2-3 व्यक्तियों ने उसकी बर्बरता से पिटाई कर दी। इस मामले में नोमान के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। सर हम कल अपने फ्रेंड को ना कॉपी देने गए थे ना स्कूल का फेयर कॉपी, तो उधर से लौटते समय ना वहाँ पे ना बांस घिरा हुआ था, तो उसी को ना मतलब हम तरफ करके जा रहे थे ना, तो उधर से ना हमको ना आवाज़ दिया गया। तो एक भैया थे, एक आंटी थी, दोनों हमको बुलाई। उसका से बोली तुम्हारा बाप का रोड है जो इसमें तुम जा रहा है। और हमको खींच के ले गए अपने घर के पास, और वहाँ पे हमको ना बांध करके ना बहुत मारा गया। उसका से हमसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो हम अपना नाम बताएं। तो बोले तुम मुसलमान का बच्चा है, तो हम बोले हाँ। तो उसका से और बोले जिसको जान से मार के फेंक दो, और घर में हमको खींच के लेके जाया था। बोला घर में बांध दो और मारने लगो। और पीछे से भी 2 गाड़ी से आदमी सब आए, वो भी सब उतर के हमको फिर वो भी सब मारने लगे। वहाँ मतलब हम उनको जो घेरा हुआ था ना बांस से, उसी को हम तरफ करके जा रहे थे ना, इसीलिए हमको खींच के मारे। वैसे नहीं जाना था पहले वो रास्ता था जाने का, तो फिर वहाँ पे ना बांस एक घेर दिया है कि इधर से नहीं जाए। तो फिर भी हम मतलब मेरा फ्रेंड उसी गली में से आ रहा था, तो हम उधर से तरफ करके चल गए। फिर उधर से आ रहे थे तो हमको उसी में से खींच के ले गए। मारा बांस से मारे हैं, मोटा मोटा पट्टी से मारे। कितना देर मारा लगभग? 1 घंटा तक मारा, बहुत मारा। तो फिर घर कैसे आए तुम? फिर मेरा भाई था मेरे साथ, और मेरा 2 फ्रेंड था ना, तो मेरा भाई दौड़ के गया घर पे। मेरे मामा पापा ये सब को लेके गए, तो वहाँ पे हमको छोड़ दिया गया। सर मेरा बच्चा कल शाम में हमको बोला कि फ्रेंड को है ना मतलब कॉपी लाए थे उसका फेयर करने के लिए, हमको जाना था। हम बोले कि जाओ छोटा भाई को लेकर दिया, और उधर में तो हमेशा आना जाना था, तो ये चला गया। और उसके बाद से जैसे हम घर में काम कर रहे थे, मेरा छोटा बेटा दौड़ते हुए आया, बोला कि सब भैया को मार रहा। हम बोले कौन मार रहा? हम यहाँ से दौड़ते हुए गए, तो वहाँ पर गए तो उस महिला भी जो इसको मार रही थी उससे भी हम पूछे कि आप बच्चा को क्यों मार रहे हैं, क्या रीज़न है? तो वो हमको बताया कि ये जो है रोड, ये रोड नहीं है, घेरा हुआ, क्यों तरफ के किया। तो हम इसको सिर्फ 2 ही पड़ाका मारे। मेरा बच्चा अंधेला में था, हम नहीं देख पाए। बाद में जब मेरा बच्चा को रस्सा से हाथ बांधा हुआ था, जब इसका हम रस्सा से हाथ खोले, थोड़ा ही बढ़ा, बेहोश हो गया। जब देखे उजाला में, तब पूरी तरीके से मेरे बच्चा को मारा। और जो घेरा हुआ उसका भी नहीं है। गलती क्या थी? इसकी गलती बस इतना ही थी कि वही बांस का घेरा है, वही तरफ के आना जाना। हम लोग भी उसका दरवाजा है वहाँ पे? नहीं, दरवाजा सामने है। उसी उस घेरा में ना नगर निगम का नाला उस घेरा के अंदर तक बना हुआ है, रोड गिट्टी बना हुआ। लोग गोबर फेंक के, उन लोग का ऑफिस विवाद भी है उस जमीन पर, दूसरा का जमीन को लोग हड़पे हुआ है, और रोड से मिला हुआ है। और रोड को मानिए तो घिरे हुआ है इस तरह से। मार देने का इरादा था? हाँ, मेरे बच्चा को एकदम, अगर हम लोग 2 से 3 मिनट अगर नहीं पहुंचते तो मेरे बच्चा को वो मर्डर कर देता। इसके साथ में नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले भी किसी मजदूर को लोग बेरहमी से मारा। क्या नाम है आरोपी जो मारा है? उसका एक का नाम संजीव है, एक का क्या नाम है, इसमें निक्की नाम है, निक्की नाम का लड़का है। और बाकी किसी का हमको नाम पता नहीं है। बाकी हम लोग गए हैं तो देखे कि एकदम एजेड लोग भी इसको मारा है। हम लोग के घर के पीछे ही गोविंदपुरी बीबीगंज। भारत सरकार के क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के तहत अब ग्रीन मुजफ्फरपुर की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने शहर की सड़कों से प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले 8000 से अधिक पुरानी डीजल ऑटो को 1 अक्टूबर से हटाने के साथ सभी वाहन सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का निर्णय लिया है। डीटीओ ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर में क्लीन एयर प्रोग्राम को 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इससे पहले सीएनजी वर्जन की वाहन और किट लगाने पर अनुदान का भी प्रावधान है। इसके साथ उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अभी इस
सभी वाहनों का परिचालन पूर्व की तरह जारी रहेगा। भारत सरकार का जो अधिनियम अभी प्रकाशित हुआ है, जो 30 सितंबर के बाद डीजल और पेट्रोल गाड़ियां जो है नगर निगम क्षेत्र से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो, वो ग्रामीण क्षेत्र में चला सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। लेकिन अभी लगभग 8,000 के लगभग गाड़ियां चिन्हित की गई है, जिसको नगर निगम क्षेत्र से हटाया जाना है। लेकिन उसको सुविधा ये दी जा रही है, यदि डीजल गाड़ियां को यदि रिप्लेस करेंगे नई गाड़ी से तो उनको 40,000 का सब्सिडी दिया जाएगा बनाने के लिए। यदि उसमें रिट्रोफिट करना चाहते हैं तो उसको 25,000 का अनुदान दिया जाएगा। यदि बैटरी से उसको रिट्रोफिट करेंगे तो 20,000 का अनुदान दिया जाएगा। तो ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है? ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है और 1 अक्टूबर से उस पर कार्रवाई होगी। अभी ऑटो चालक के यहाँ बैठक भी हुई थी, उनसे भी अनुरोध किए हैं कि इसके पूर्व ही आप ये काम करवा लें ताकि ये नौबत ना आए। गुरुवार को बिहार सिविल सोसाइटी के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में बैठक की, जिसमें आगामी 12 तारीख को स्मार्ट मीटर के विरोध में मुजफ्फरपुर बंद कराने को लेकर चर्चा की गई। बंद को सफल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक पूर्व मेयर सुरेश कुमार को बनाया गया है। साथ ही ओम सेवा दल के पारसनाथ प्रसाद, बालाजी परिवार के अमरेंद्र कुमार अमर, नागरिक मोर्चा के मोहन सिन्हा, महिला विकास संस्था की सोना सरिता को सह संयोजक बनाया गया। बैठक में लोगों को बंद को सफल बनाने के लिए 11 तारीख तक प्रतिदिन विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। मौके पर शेरपुर पंचायत के सरपंच नंदन झा, साकेत शुभम ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज हम लोगों ने बैठक रखी है। बैठक तो हम लोग सब दिन से रखते ही आ रहे हैं और आज अध्यक्ष महोदय ने विशेष बताई है कि कैसे कैसे क्या करना है हम लोगों को है। मेरा आपके माध्यम से जनता को यही कहना है कि यहाँ कोई बैनर या कुछ यहाँ कोई पार्टी इसकी नहीं है। जो भी संगठन अपना बैनर बनाए और अपना फ़ोटो डालें और उस पर हम लोग का बंद में सहयोग करें, क्योंकि ये बंद हमारे लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए है और आप लोग को ही सफल बनाना है। और जो रूपरेखा है, जो आज से लेके सोमवार तक, रविवार रात तक हम लोग रूपरेखा तैयार कर लिया है और हम लोग जनता से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आपका ही ये कार्य है और आप लोग करें और हम लोग को सहयोग करें। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कहीं कुछ नहीं, सब गैर राजनीतिक है और आप लोग सहयोग करें, यही मेरा कहना है। और हमको लगता है कि एक ही मेरा कहना है कि प्रीपेड मीटर हटाओ, इसलिए कि यह सुरक्षा की चीज़ है। डिमांड्स बहुत सारा है, लेकिन 2-3 डिमांड मुख्यतः है इसमें है कि हमको मीटर नहीं चाहिए। स्वेच्छा से हम लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें इसको दबाव नहीं डाला जाए और मीटर जो लगा हुआ है उसका मीटर रीडिंग हो। और अनाप शनाप बिल आ रहा है जो सब जनता देख ही रहे हैं, हमेशा सब लोग, पूरा शहर जनता त्राहिमाम है, गरीब गुरबा जनता इमाम है, सब लोग के आवाज़ बन के हम लोग उभरे हैं और हम लोग बंद को सफल कराने में सहयोग लोग जनता कर रही है। और जो तमाम व्यवसायी संगठन यहाँ जो भी हैं, सभी लोग से मेरा निवेदन है कि सभी लोग खुल के आएँ। बिहार सिविल सोसाइटी के साथ आज कई संगठनों के प्रतिनिधियों की यहाँ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में 12 तारीख को जो प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है मुजफ्फरपुर शहर को 5 घंटे के लिए केवल किया है, 9 बजे से 2 बजे तक। और उसके लिए एक अलग से समन्वय समिति बनाई गई है, जिसका संयोजक पूर्व मेयर श्री सुरेश कुमार जी को बनाया गया है और उसमें इनके साथ फ़िलहाल 4 अन्य सदस्य बनाए गए हैं उप सह संयोजक के रूप में, श्री पारसनाथ प्रसाद जी, श्री अमरेंद्र कुमार अमर जी, श्री मोहन सिन्हा जी और श्रीमती सोना सरिता जी। इसके अलावा हम लोग आज से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं कैंडल मार्च के द्वारा। अभी कैंडल मार्च निकाला जाएगा, समन्वय समिति के सदस्य उसमें सभी संगठन के शामिल रहेंगे और 9 तारीख को हम लोग प्रचार वाहन निकालेंगे और उस दिन हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे शहर के विभिन्न जगहों पे। और 10 तारीख को भी नुक्कड़ सभा होगी, 11 को भी नुक्कड़ सभा होगी और 11 को नुक्कड़ सभा का समापन नवयुवक समिति छोटी सरैयागंज से, यहाँ से एक मशाल जुलूस निकलेगी और वो विभिन्न रास्तों से होते हुए
कल्याणी चौक पर जाकर के समाप्त होगी और वहाँ नुक्कड़ सभा के रूप में परिवर्तित कर जाएगी। तो ये हमारा मास्टर प्लान है। इसके अलावा जो संगठन जुड़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति से, तो उन सारे संगठनों को इस बीच में जो हम लोग एक दिन और संभवतः 10 तारीख को मीटिंग करेंगे, तो उनको बंद के लिए टारगेट प्लेस दिया जाएगा कि आप किस किस प्लेस को टारगेट करेंगे। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम का एक संक्षिप्त जानकारी है और इसकी विस्तृत जानकारी हमारे जो संयोजक हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो देंगे। स्मार्ट मीटर को हटाने और आगामी 12 जून को मुजफ्फरपुर बंद के समर्थन में गुरुवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल स्मारक स्थल पर एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा के माध्यम से लोगों से अपील किया गया कि अगर आपको स्मार्ट मीटर से परेशानी है तो 12 जून को सड़क पर आए और स्मार्ट मीटर के विरोध में आवाज़ बुलंद करें। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर को कामधेनु गाय की तरह हमेशा पैसा कमाने का केंद्र बना दिया गया है। स्मार्ट मीटर लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक तरफ विधानसभा में घोषणा किया कि बढ़े हुए बिजली दर नहीं लगेंगे और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाकर 500 की जगह 5000 का बिल वसूला जा रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इनका फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर को बंद नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। मीटर के खिलाफ सिविल सोसाइटी द्वारा महीनों से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन निकम्मी प्रशासन और तानाशाह सरकार इसे कुचलने का हर षड्यंत्र अपना रहा है। लेकिन जनता जग चुकी है और 12 जून को स्मार्ट मीटर बंद करने के खिलाफ तमाम संगठन, तमाम समाज सेवी, तमाम व्यवसायी संगठन मिलकर 12 जून को मुजफ्फरपुर का चक्का जाम करेगा। सुबह 9 बजे से 2 बजे दिन तक 5 घंटे के लिए मुजफ्फरपुर बंद रखा जाएगा। जनता इससे काफ़ी दुखी है। जनता को पैसा नहीं है मीटर भरने का। रात में 2 बजे अगर पैसा ख़त्म हुआ तो कहाँ से भराएगा? यह मीटर वाले बताएं, जिला प्रशासन बताए, यहाँ के तानाशाह सरकार बताए कि अगर 2 बजे 3 बजे रात में इस भीषण गर्मी में अगर मीटर का पैसा ख़त्म हो जाए तो फिर जनता कहाँ से भरेगी पैसा? इसलिए बहुत प्रकार की समस्या है, इसे गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। नागरिक मोर्चा इसके लिए व्यापक जन आंदोलन करेगी। अगर सरकार शांति से नहीं समझेगी, इसका समाधान और निदान नहीं निकालेगी तो व्यापक पैमाने पर उग्र आंदोलन होगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज वासुदेवपुर सराय पहुंचे। इससे पहले रामपुर में पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सहिंद्र पासवान के नेतृत्व में नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रामपुर के कुछ ग्रामीणों ने चिराग पासवान से न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए कहा कि रामपुर चौक के पास बीते 19 मई को पुलिस से कुछ लोगों की झड़प हो गई थी। इसके बाद 20 मई की रात 150 की संख्या में पुलिस ने रामपुर के अनेक निर्दोष लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चिराग पासवान से न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कराने की मांग की। मौके पर जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही, जिला प्रधान महासचिव राजकुमार पासवान, जिला प्रवक्ता जितेंद्र पासवान, युवा नगर अध्यक्ष निरंजन चौधरी, शिवरतन दास, दिलीप पासवान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। चिराग पासवान जी को आगमन हुआ है। इसमें रामपुर 19/4 को जो घटना हुई, 19/5 को घटना हुई, उसी घटना को लेकर चिराग जी का आगमन हुआ है। उस अवसर पर हम लोग सारे प्रखंड के कार्यकर्ता ने मिलकर वहाँ संज्ञान लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पीड़ा को सुना गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुने हैं। सुनने के बाद एगो निजी कार्यक्रम में वासुदेवपुर सराय राष्ट्रीय सचिव कृष्णा सिंह के निकट गए हैं, उसमें शामिल हुए हैं। उसके बाद एक डेलीगेट के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेलीगेट के रूप में जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही को डिप्यूट किए हैं
कि वहाँ जांच कीजिए कि वहाँ घटना कैसे घटी है। इसी के दरमियान हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर चुलबुल शाही के नेतृत्व में डेलीगेट के रूप में हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सारे समस्या को जो घटना घटी वो कहा गया है। पुलिस ने बर्बरता से जो काम किया है ये निंदनीय पुलिस ने काम किया है। देखा गया कि उस रात में 19 की घटना हुई 20/5 को पुलिस ने पूरे परिवार को बर्बरता से पीटा गया है। एक परिवार को चेचक था उसको मारा गया है, विकलांग परिवार था उसको मारा गया है, महिला थी महिला को मारा गया है। पूर्ण रूप से सारे लोग को रात में जाकर सारे लोग को पुलिस ने बर्बरता से पीटा गया है। इसी के आलोक में हम लोग चिराग जी को आगमन के अथी पर हम लोग समस्या रखे हैं। चिराग जी कहे हैं कि नहीं इस पर हम लोग ऊपर बात करते हैं, जांच कराएंगे, जांच के बाद इसमें जो गलत पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। निजी कार्यक्रम में भी हाँ निजी कार्यक्रम में शामिल थे। वास्तव सराय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव कृष्णा सिंह के निकट पार्टी के राष्ट्रीय हाँ। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा रोड नंबर 2 स्थित फुलार सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का शुभारंभ एसीएमओ डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह ने फीता काटकर किया। मौके पर फुलार ग्रुप के एमडी डॉक्टर तेज नारायण, डॉक्टर प्रिया सिंह, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर विभाष मौजूद रहे। फुलार ब्लड सेंटर का लाइसेंस भारत और राज्य सरकार के सहमति से प्रदान की गई है। यहाँ की सुविधाएं ब्लड कंपोनेंट के साथ है। बताया गया कि यहाँ ब्लड सेंटर में होल ब्लड कंपोनेंट, पीआरबीसी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एवं प्लेटलेट की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यहाँ कंपोनेंट के लिए अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज मशीन लगाया गया है जिससे कंपोनेंट तैयार की जा सकेगी। ब्लड स्टोरेज की गुणवत्ता के लिए ब्लड का क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाएगा। ब्लड एवं ब्लड घटक को रखने के लिए ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर भी रखा गया है। उद्घाटन समारोह के मौके पर ब्लड सेंटर के प्रभारी संजीव कुमार, आईटी प्रबंधक अभिषेक कुमार, एचआर खुशबू रानी एवं फुलार हॉस्पिटल परिवार सहित कई लोग मौजूद रहे। फुलार ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन हो रहा है जिसमें फुलार ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। ये जो ब्लड बैंक है इसमें सारे चीज़ मिलेंगे, होल ब्लड, पीआरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा 24 घंटा उपलब्ध रहेगा इसमें और हर किसी के लिए उपलब्ध है। कोई भी ज़रूरतमंद जिसको कि ब्लड की आवश्यकता है या बहुत यहाँ प्रायः देखा गया कि ब्लड नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए 24 घंटे हम लोग उपलब्ध हैं। हमारी पूरी टीम ब्लड बैंक की टीम है। ब्लड सेंटर, अब जो पहले ब्लड बैंक बोलते थे अब ब्लड सेंटर हो गया है, तो हम लोग फुलार ब्लड सेंटर बोलेंगे इसको। और 24 घंटे हमारी टीम सारे लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो ताकि खून के अभाव में किसी की भी जान न जा सके। डोनेशन करना हम लोगों का जो है जिम्मेदारी होता है। यहाँ पे अवेयरनेस जो है थोड़ा कम दिखे हैं, लेकिन जब हमारी अनुगप्ति संख्या आ गई है तो हम लोग जो है सरकारी मान्यता प्राप्त करके उसके बाद हम लोग रोटरी क्लब से टाइप हैं और हम लोग की लगातार कोशिश रहेगी कि हम लोग अवेयर करके स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिससे क्या होगा कि हमारे शहर में जो है ब्लड बैंक हैं लेकिन कंपोनेंट के सुविधा बहुत कम ही जगह उपलब्ध होती है। जैसे कोई आए दिनों में बीमारी होती है, जैसे डेंगू हो जाते हैं तो प्लेटलेट नहीं मिलते हैं, पेशेंट को बाहर भेजना पड़ रहा है, पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं। तो हमारे फुलार ब्लड सेंटर में जो ये कंपोनेंट के साथ जो है अनुज्ञप्ति भारत सरकार ने दिया है और राज्य सरकार की सहमति भी है जिसमें हमारा अनुज्ञप्ति मिला है। इससे हमारे मुजफ्फरपुर के वासियों को अगर अगल बगल के पुअर पीपुल को जो भी ब्लड कंपोनेंट मिलेंगे वो हमारे सहयोग से ही मिल पाएंगे और गरीब लोगों के लिए सुविधाजनक होगी। सुविधा की बात जानने से पहले ये जानना होगा कि ये डॉक्टर तेज नारायण जी मैन ऑफ परफेक्शन है। इनका और भी काम पहले जो इन्होंने अस्पताल खोला देखा और ये थोड़ा लेट से खुला है, उस समय भी हुआ कि ब्लड यूनिट नहीं है, हमने पूछा था इनसे तो नहीं सर बन रहा है, और उन्होंने अपना बनता हुआ ये रॉ जो प्लेस था उसको दिखाया। आज देखने से लगा कि इस तरह का ब्लड बैंक ये नमूना ब्लड बैंक है। इसको देख करके बाकी ये को प्रेरणा मिलती है कि ब्लड बैंक अगर हो तो कैसा हो। सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट सब हैं यहाँ, ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट करके होल ब्लड जिसको ज़रूरत नहीं है
एक पट्टी, जिसको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है उसको पैक्ड सेल मिलेगा, जिसको फ्रोजन प्लाज्मा की ज़रूरत है उसको प्लाज्मा मिलेगा, जिसको फिब्रिनोजेन की ज़रूरत है उसको प्लेटलेट्स मिलेगा। तो ऐसे करके सारा चीज़, हर कंपोनेंट अलग अलग जाने से रिएक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो सबसे बड़ा डिमेरिट होता था पहले कि ब्लड ये मैच जो डायरेक्ट मैचिंग के बाद भी कभी कभी रिएक्शन होते थे, वो अब लगभग न के बराबर होगा। ये बहुत बड़ा एक तरह का वरदान है। इतने सारे इक्विपमेंट को लगाना, सारे ये व्यवस्था को करना, सारा एसी वेल फर्निश्ड इन्फेक्शन फ्री जोन बनाना, ये काफ़ी खर्चीला करके एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है। इनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो ये काम किया है एक एग्जाम्पलरी है और सब इससे प्रेरणा लेंगे। और ऐसे और भी ज़रूरत है, कम से कम एक कमिश्नरी में एक तो होने ही चाहिए, हर कमिश्नरी में एक होने चाहिए। और जनता की जैसे जैसे इनको लोग जानेगा, इनके परिस्थितियों को जानेगा, और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन है जो जहाँ सुविधा नहीं है, हम लोग इनसे कांटेक्ट में रहेंगे। मेडिकल कॉलेज ये अपना, इनका अब एक धर्म बनता है कि अपना कार्ड हर जगह भेजते हैं। अपनी सुविधा जो है यहाँ की हर जगह वो पर्चा छपवा के वहाँ के इंस्टीट्यूशनल हेड से, प्रिंसिपल से, सुपरिटेंडेंट से, सिविल सर्जन से ऐसे करके ये करें, ताकि और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और भी इलाज करते हैं वहाँ भिजवा दें, जब उनको ज़रूरत पड़े यहाँ कांटेक्ट करें। भारत सरकार के बाल चित्र समिति की ओर से निर्मित फिल्म चिड़ियाघर इन दिनों पूरे देश में धूम मचा रही है। बिहार के लाल मनीष तिवारी ने इस फिल्म का निर्माण किया है। उन्होंने इससे पहले और भी कई अच्छी फिल्में बनाई है। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित PNM मॉल के थिएटर में यह फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने खूब सराहना की। लोगों ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। बच्चों के साथ सपरिवार देखने योग्य फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो विपरीत परिस्थिति में भी बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। मुजफ्फरपुर वासी इस फिल्म को ज़रूर देखें। मूवी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग जिस काम में लग जाए वो काम अगर हम लोग पूरे जोश से करें और लगन से करें तो वो काम कंप्लीट होता है। मोटिवेट करने वाला मूवी। यस सर, मोटिवेट करने वाला मूवी। सबसे अच्छा लगा सबसे ज़्यादा सर जब वो सारा बात भुला के एक बार जब खेलता है चिड़िया खाना में, और जब वो प्लेग्राउंड में खेलते रहता है और जब सोच के उससे एक गोल मारा कि उसको कितना सारा मुसीबत का सामना करना पड़ा इसके लिए, उस वक्त का सीन। तो चिड़ियाखाना फिल्म देख कर आ रहे हैं, इट वॉज सो गुड। यू नो, एक सिंगल फुटबॉल के थ्रू इतने सारे मैसेजेस कन्वे हुए हैं। मतलब इतना स्मूथली एक फुटबॉल कैसे कन्वे करते हैं, सेंसिटिव टॉपिक को, बहुत अमेजिंग था। रियली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। मूवी में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा लगा कि हम लोग फैमिली टाइम एक साथ कर सकते हैं। कोई भी मतलब ये नहीं है कि कुछ हम लोग को प्राइवेट रखना है, हर चीज़ ओपन है, कितने फ्रीली हर टॉपिक के ऊपर बात भी हुआ है। बहुत अच्छा मूवी था। मतलब कम रिसोर्स में कैसे कर सकते हैं हम लोग, अपना लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मूवी थी। कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत सीखने के लिए मिला। कैसे कम रिसोर्स में हम लोग क्या अपना कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ खेलना कूदना सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा था। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम कुछ करने का उम्मीद रखेंगे ना तो बहुत चीज़ कर सकते हैं। अगर हम पहली हार मान लेंगे ना तो ये कभी नहीं होगा। जैसे वो मूवी में ये सिखाया गया था, अगर हम छोटे से ही हैं और बड़े करने का ज़्यादा उम्मीद है तो हम कर सकते हैं। इस मूवी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत सीख मिलती है, कैसे हम छोटे घराने से निकल के कहीं बाहर जाकर बहुत बड़े काम कर सकते हैं। यस। क्या देखी बताओ, कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज का मूवी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे परिवार के साथ देखने वाला था। बच्चा लोग के लिए खास स्पेशल फिल्म है। यहाँ पे बच्चा लोग को सीख के लिए, मोटिवेट के लिए कि आगे बढ़े, यहीं पे फिल्म बनाया गया है। सबसे अच्छा कौन सा सीन लगा मूवी में? एक मतलब स्ट्रगल करता हुआ बच्चा जो कि एक छोटा सा देश बिहार से आया हुआ है और एक बड़ा देश में आके, मुंबई में आके, और अपना देश का नाम, बिहार का नाम भी आगे बढ़ाया। और मतलब कि गरीब बच्चा जो आगे बढ़ के टैलेंट में आता है, यही सबसे अच्छा लगा। अच्छी लगी मूवी। क्या सबसे अच्छा लगा मूवी में?
चूँकि बच्चे पर बना हुआ है, फुटबॉल मैच पर बना हुआ है, इसलिए पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, बच्चे चाहे साथ में देखने? जी, बच्चे नहीं, लेकिन बच्चे हैं मेरे साथ। क्या क्या कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा था, चाइल्ड बेस्ड मूवी था और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा कौन सा सीन लगा मूवी का? फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच। हाँ। चलिए, और लोगों को बताएंगे मूवी के बारे में क्या और देखना चाहिए, स्टूडेंट को खास करके मूवी देखना चाहिए। इस तरह का मूवी बहुत कम आता है। हाँ, इस तरह का मूवी बहुत कम आता है और ये सब चाइल्ड बच्चे लोग के लिए भी है, स्टूडेंट लोग के लिए भी है, ये सब देखना चाहिए मूवी। अच्छे लगे मुझे ना मूवी, और चिड़ियाखाना बच्चे का ही जो है ना एंजॉय है। हाँ, और फुटबॉल काफी कम आता है। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखने के लिए बनी है और हमको लगता है सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को ज़रूर दिखाना चाहिए। अभी के समाज में ऐसी फिल्म मतलब बहुत कम ही बनती है बच्चों से रिलेटेड। ये बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत प्रेरणादायक फिल्म है। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बच्चे लोग को देखना चाहिए। किसको लेके आई हैं? हम अपने बेटा, बहू, हस्बैंड, बेटी, दामाद, पोता पोती, पूरे परिवार को लेके आए हैं। हाँ, मैं ज्ञानदीप के बच्चों के साथ मूवी देखी हूँ। ये भारतीय स्टूडियो के द्वारा कराया गया था और ये बच्चे पहली बार मॉल में आए हैं और पहली बार इनको ये माहौल मिला है। इनकी खुशी आप लोग देख ही रहे हैं कि ये बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रखे हैं कि इनको इस जगह पे ला के मूवी दिखाया गया है। ये लोग बहुत एंजॉय किए हैं, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग खाए हैं। इन बच्चों की खुशी आप इन लोगों से ही सुनिए क्योंकि ये लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि इनको कैसा लगा आके। मैनेजमेंट कैसा लगा यहाँ का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का और यहाँ के जो भी स्टाफ हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, मैंने देखा है जब से मैं आई हूँ वो लोग पूरा संभाल रहे। ये बात मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा ही मेहनत है और इस पूरे काम में मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग जिन्होंने किया है वो है डॉक्टर विनीता तिवारी और रीता मोदी। इन दोनों के हेल्प से ही ये प्रोजेक्ट आज का सक्सेस हुआ है। सूरज, सिर्फ सूरज। पूरा नाम मत पूछना क्योंकि माँ ने कभी बताया नहीं। जब से याद है हम शहर और स्कूल ही बदल रहे हैं, बस ये मेरी फुटबॉल ही है जो हर जगह मेरा साथ देती है। जगह बदलती रहती है पर ये जानवर मेरा पीछा नहीं छोड़ते। फुटबॉल फट्टुओं का गेम नहीं है। आज के बाद ग्राउंड में दिखना मत। बाप तो सबका होता है रे। तेरा किधर है? तेरा किधर है? आज से तेरा बाप मैं। सनलाइट, या तो तू शाणा रह ले या फिर सेफ रह ले, समझा? तो क्लास में तो इतना नहीं बोल, मुंह में दही जमा रखा है क्या? सोचता हूँ। ग्राउंड की लीज खत्म हो गई है और सरकार उसे रिन्यू नहीं करेगी। अगर हम ये दिखा दें उन्हें कि इस ग्राउंड पर खेलने लायक हमारे पास एक टीम है, हम ये ग्राउंड बचा पाएंगे। हम खेलेंगे सर और जीतेंगे भी सर। भाई को ढूंढते ढूंढते भैया आया। हेल्प चाहिए। फुटबॉल याद है कि भूल गए? गोल गोल गंदा गोल, रोटी गोल, रुपया गोल, गोल गोल गंदा गोल, मेरा गोल, मारा गोल। बाहर वालों की वजह से अपना काम भूल गया। और मेरे साथ बिच्छी का मंत्र ना जानी, सांप के बिल में हाथ डाली। हाथ से तुम्हारा इन लोगों के साथ उठना बैठना एकदम बंद। तुमको सच में लगता है ये टीम जीत सकती है? उनके पास शिनगार्ड। आज जीतने के लिए जूते नहीं, हौसला चाहिए। फुटबॉल नहीं, जान है मेरी। दूसरा ले गया तो खत्म। अब जीत के दिखा। ए पागल है क्या बाबू? तेरे को कल का मैच हारने का है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में आयोजित राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन विस्तार करने पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष
ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में जिला कमेटी एवं प्रखंड कमेटी बनाने पर चर्चा की गई। पार्टी अभी नई है, इसलिए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 15 जून से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जन विरोधी नीति को लेकर हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी। जन समस्या के मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी, रियाज अहमद, प्रदेश महासचिव रमेश प्रसाद कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, सुशील कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, युवा जिला अध्यक्ष चंदन श्रीवास्तव, रंजीत कुशवाहा सहित दर्जनों पार्टी के नेता मौजूद रहे। आज की बैठक मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला संगठन एवं प्रखंड संगठन को लेकर के बुलाई गई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला को पूरा अच्छी तरह से संगठित करने के लिए सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस जिला को प्रदेश में अव्वल करेंगे। आज की बैठक राष्ट्रीय लोक जनता दल के संगठन विस्तार के लिए मुजफ्फरपुर जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इस बैठक में जिला कमेटी के विस्तार का निर्णय लिया गया, साथ ही प्रखंड के कमेटी का विस्तार का निर्णय लिया गया। पार्टी नई है, इसलिए 15 जून से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाना है। इस पर भी सभी साथियों से राय मशविरा लिया गया। मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल किसान प्रकोष्ठ बिहार। मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकारिणी समिति की आज बैठक है। संगठन को विस्तार किया जा रहा है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पार्टी का जानदार संगठन बन रहा है, कारण कि बिहार सरकार की जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी और जन समस्या के मुद्दे पर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। सीताराम का चरित्र भारतीय सभ्यता संस्कृति का आदर्श उदाहरण है। वे विनय, आदर्श और शिष्टता की प्रतिमूर्ति है। सीताराम का विवाह जग के मंगल हेतु हुआ है। जग निवास प्रभु राम ने राक्षसी तारका का वध किया, फिर अहिल्या का उद्धार हुआ। आचार्य मनीष माधव ने गुरुवार को पड़ाव पोखर के पास चल रहे राम कथा के 7वें दिन कही। उन्होंने कहा कि सभी जीव का कल्याण करते हुए प्रभु राम जनकपुर पहुंचे हैं। भगवान कृपा निधान की छवि देखकर विदेह राजा जनक मानो परमानंद को पा गए। फुलवारी घूमने के क्रम में सखिया सब भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई है। जनकपुर में सिया स्वयंवर को देखने के लिए दूर दूर से राजा आए हैं। भगवान राघवेंद्र ने शिव का धनुष भंग किया है। चारों तरफ मंगल गान हो रहा है। लक्ष्मी सरस्वती सब जनकपुर के सिया की सखी बनकर सिया को लेकर भगवान के पास पहुंची है और भगवान विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष को भंग करती है। मौके पर कथा के सह संयोजक भाजपा नेता राकेश पटेल, राजू रंजन, सोनू मधुसूदन, धर्मेंद्र गिरी, प्रकाश रंजन ओझा सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। आगामी 2 जून से पड़ाव पोखर एक निजी विद्यालय के प्रांगण में निजी विद्यालय के प्रांगण में राम कथा का आयोजन हो रहा है, जो पुरी के संत मनीष माधव जी के मुख से कथा का श्रवण लोग कर रहे हैं। इस कथा में बहुत से महिलाएं, पुरुष इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मनीष माधव जो बोले हैं कि किसी के साथ रहकर कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर 4 दिन के लिए वो चमक सकता है, जब सच्चाई सामने आती है तो उसका पूरा जीवन प्रकाश समाप्त हो जाता है। और अभी यह 9 जून तक चलेगा, जो आगामी 2 दिन और बचा हुआ है, उसके बाद कथा का समापन कर दिया जाएगा और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।